So we started with the complex integration on Monday. Okay. On Monday we started with the complex integrations, and we first performed the line integration in a complex plane, where we studied about the various paths that could be taken to complete the line integrations. Okay, so these were the problems that we discussed in the Monday class. Monday को. And then yesterday we discussed about the Cauchy's integration theorem, where we find out that if fz is an analytic function, then its line integration over the closed integral would be equal to 0. If fz is analytic in the domain D and it encloses a closed surface which is surrounded by the curve C, closed curve C, then in this region, because fz is analytic, then this whole integration will come out to be equal to 0. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था Cauchy's integral theorem. Okay. And then we deduce this integral and integral of integer powers. ये हमने फॉर्मूला वो किया था. If n is not equal to -1, तब तो इसकी वैल्यू 0 होगी, because it will be an analytic function and therefore its value will be equal to 0. But if n is equal to -1, क्योंकि -1 पे क्या होता है, if n ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा हो जाएगी. ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. और -1 से अलग कोई भी होगा तब तो 0 ही होगा, क्योंकि ये फिर एनालिटिक बन जाएगा. 1/z रेज़ टू पावर a जो है एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा, एंड अकॉर्डिंग टू Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इट मींस कि जहां पर ये सिंगल पोल है अगर, तो इसकी वैल्यू जो होती है 2 पाई आउटा हो जाती है इस इंटीग्रेशन की. ओके, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एंड वी देन परफॉर्म्ड वेरियस formulas, various problem based on that. ये हमने ये वाला प्रॉब्लम की थी, ये वाली प्रॉब्लम की थी. ओके, ये वाली प्रॉब्लम करी थी. और फिर कई बार Cauchy's इंटीग्रल थ्योरम को प्रूव करने के लिए आता है, तो हमने ये प्रूव भी किया था. ओके, तो ये सब हमने किया हुआ है. और लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला. ओके, नाउ Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या होता है कि इफ वी टेक अ integer, line integer over a closed surface C, and we can have fz, where fz is analytic and z minus z naught is its pole. मीन्स कि इसमें fz जो है उसको हम एनालिटिक मान रहे हैं. देखिए, let fz be analytic in the simply connected domain D and C be any simple closed curve in the D. So D कोई सरफेस है जिसके अंदर फंक्शन fz जो है वो एनालिटिक है, एंड इट इज एनक्लोजिंग अ पॉइंट z0. इसी में एक पॉइंट है z0 जिससे एनक्लोज कर रहा है, एंड दैट z0 लाइज इन द डिनोमिनेटर. z minus z0 is the root of the denominator. ये जो है रूट ऑफ द डिनोमिनेटर है. then we can simply write it to be 2 pi I naught into f of z0. Okay, this formula is called Cauchy's integral formula. This formula is called Cauchy's integral formula, where C is traversed in the counterwise direction. मैंने जैसे बताया है कि जब भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं तो इसका जो सरफेस होता है, जो कर्वेचर होता है, उसको हम अगर पॉजिटिव ले तो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है. ठीक है, where C is traversed in the counter clockwise direction. तो इसका प्रूफ कर लेते हैं. इसके प्रूफ में fz, क्योंकि fz को हम ऐसे भी लिख सकते हैं z minus z0 और z minus z0 प्लस कर दिया और माइनस कर दिया. ठीक है, इसमें से फिर ये जो है f of z0 ये कांस्टेंट है, तो पहला जो इंटीग्रेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, और दूसरे इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. ओके, सो जो ये वाला इंटीग्रेशन है इट इज i1 प्लस i0, और इसकी वैल्यू तो हमको पता ही है क्योंकि हमने प्रोडली लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था.
ये जो मैं बता रहा था, कल हमने डिस्कस किया था ना, ये when n is minus n1 तो इसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा हो जाती है। तो इसको यूज करके हम सिंपली यहाँ पे 2 पाई आयोटा लिख देंगे और इसकी वैल्यू तो एफ जेड नॉट है। और ये वाली जो वैल्यू है I2 इसको क्या से निकालेंगे? बाय लुक ऑफ इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। ओके, इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आई है, एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 I2 will tend to 0, hence the result. I2 will be equal to 0. So the Cauchy's integral formula is important, the consequence of Cauchy's theorem. क्योंकि इसमें हमने Cauchy's theorem use करी है, इस वजह से it is the important consequence of Cauchy's theorem, and it established the relationship between the value of analytic function at any interior point z0 to the boundary value function. ठीक है, boundary value function. The Cauchy integral formula is also known as Cauchy's formula and useful for evaluating interior and obtaining the Taylor series. Taylor series हम अभी पढ़ेंगे तो उसमें यूजफुल होती है। अब जैसे कि हमको f of alpha ये दिया हुआ है, f of alpha is integer like this, ठीक है, where c is the ellipse, ellipse की इक्वेशन दी हुई है, ये ellipse हो गया। ये ellipse की इक्वेशन को हम, इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडिंग बाय 16 into 9, तो x by 3 and y by 4 raised to power 2 is will be equal to 1। तो ये जो एलिप्स बनेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे ये ऐसे बनेगा, इसका 0 पे तो वो आएगा, ओरिजिन आएगा, और ये 3 पे इसका इंटरसेप्ट x एक्सिस में आएगा एंड 4 का इसका इंटरसेप्ट y एक्सिस में आएगा। तो ये एक एलिप्स बन गया, ठीक है। नाउ अगर हमें इसमें कॉचीज फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें कॉचीज फॉर्मूला में क्या होता है कि एफ जेड जो है वो ऊपर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में है, और जो पूल है वो डिनोमिनेटर में है। ओके, तो इस तरीके से आएगा ये। तो एफ जेड को हम ये मान लेते हैं और जेड इक्वल टू जेड नॉट को अल्फा मान लेते हैं। अब इसमें जो है अगर जेड इक्वल टू 2 है, अगर हमें f2 की वैल्यू निकालनी है तो इसमें अल्फा की जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। जब हम 2 रखते हैं इसमें तो हमको पता है कि 2 जो है वो इस इलिप्स के अंदर लाई कर रहा है, यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, तो ये इस इलिप्स के अंदर है। तो बाय यूजिंग कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी विल सिंपली राइट इट टू बी 2 पाई आयोटा एफ जेड वेयर जेड इज इक्वल टू 2। तो बस एफ जेड की वैल्यू हमको पता ही है, एफ जेड ये है हमारा, ये एफ जेड है, ठीक है, ये हमने अपने आप ही डिनोट किया था, एफ जेड की वैल्यू हमने ये मान ली थी। तो इसमें हमने z की वैल्यू 2 रख देंगे तो सिंपल इसकी वैल्यू 2 पाई आउट आ जाएगी, ठीक है, सिंपल है। अब इस केस में z नॉट जो है वो 4 है, 4 इज आउटसाइड दिस इलिप्स। अगर ये आउटसाइड दिस इलिप्स है तो ये जो कॉचेज f4 की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि fz डिवाइडेड बाय दिस z माइनस 2, दिस होल विल बी वो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा, न्यूमरेटर भी एनालिटिक है और डिनोमिनेटर भी एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 0, हेंस f at 4 will be equal to 0, ठीक है। ऐसे ही f3 आउटा माइनस 3 आउटा कहाँ होगा? इस बाउंड्री पे होगा, -3 आउटा इस बाउंड्री पे होगा। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, -3 आउटा, ये अगर z इक्वल टू -3 आउटा है then it lies inside C। -3 आउटा है तो ये तो इनसाइड हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स हमारा क्या था, ये इलिप्स था ना, ये इलिप्स था। 3 आउटा कहाँ है? -3 आउटा तो यहाँ होगा, ये सॉरी ये -3 है, -3 आउटा यहाँ पे होगा, ये -3 आउटा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी वैल्यू z इक्वल टू 3 आउटा हो जाएगी, जैसे हमने पहले वाला किया था। तो -π6 + 90 आउटा आ जाएगा। फॉर एनी अल्फा अगर हमें निकालना हो, फॉर एनी अल्फा इसमें सिंपली लिख देंगे अल्फा की वैल्यू एट z इक्वल टू अल्फा, तो ये हमारी वैल्यू
ठीक, सिंपल है, अपने आप करोगे, लिख के करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओके, सेकेंड ईयर, second year, am I audible? Second year, hello, Yes, sir. okay, अब ये वाला देख लेते हैं। इसमें जो है z स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ, तो ऑफकोर्स जब हम इसके पोल्स निकालेंगे तो प्लस माइनस आयोटा पे आएंगे पोल्स, ठीक है। और हमको ये इवेलुएट करना है, ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन में क्या हमें पता चला, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका जो सेंटर है, सेंटर जो हो जाएगा प्लस 3 आयोटा पे हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर हो गया और इसका रेडियस 4 हो जाएगा, तो ये 4 जो है ऐसे बनेगा सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। इसका सेंटर जो होगा 3 आयोटा पे होगा और ये 4 होगा, रेडियस जो होगा 4 होगा, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेट निकालना क्या है, हमें निकालना है इस सरफेस पे डी जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, ये निकालना है। ओके, आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, इसका मतलब फ्रैक्शन कर लिए, इसके फ्रैक्शन कर दिए 3 प्लस आयोटा एंड 3 माइनस आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे, और ये जो है इसको हम अलग कर लेंगे, और इसका जो पोल है यहाँ पे हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है एट 3 आयोटा, इसको अलग करेंगे। मतलब हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या होता है, जहाँ पे वैल्यू इसकी निकालनी, जो वैल्यू इसकी पोल की होती है उसको हम अलग कर लेंगे z माइनस 3 आयोटा, और इसको हम एफ जेड मान लेंगे, ठीक है, इसको हम एफ जेड मान लेंगे, ठीक है। बस सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें इसकी वैल्यू 3 आयोटा रख देंगे, क्योंकि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में कहता है इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आयोटा एफ जेड, और जेड नॉट, सॉरी, और जेड नॉट की वैल्यू क्या है 3 आयोटा, बस इसकी जगह 3 आयोटा रख देंगे, सिंपली पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सेकंड में हमारे को ये दिया हुआ है, सेकंड में क्या दिया हुआ है, अब ये जो है नीचे की ओर चला गया, ये नीचे की ओर चला गया, -3 पे चला गया इसका सेंटर, और इसकी रेडियस होगी 2, रेडियस होगी 2, तो ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब इस केस में जब z इक्वल, अब इस केस में हम जो है पोल इसे मानेंगे, ठीक है, पोल इसे मानेंगे z प्लस 3 आयोटा को, क्योंकि ये पोल जो है इसके अंदर आ रहा है, एनालिटिक फंक्शन के अंदर ये वाला पोल आ रहा है, तो बस इसकी जगह हम -3 रख देंगे, तो इसमें माइनस पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद करोगे तो बहुत ही आसानी से, बस एफ जेड की वैल्यू हमें इसमें वो रखनी है जो कि एनालिटिक, एफ जेड की जो कंडीशन है वो एनालिटिक होना चाहिए कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला में। ये जो एफ जेड है, क्योंकि एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट का इंटीग्रेशन इन एन एनालिटिक, if fz is analytic and z नॉट पे इसकी वो निकालना होगा, तो 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट होती है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कहते हैं, वही हम लगा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जहाँ पे ये नॉन एनालिटिक हो जाता है उसको हम अलग कर लेते हैं, और जो वैल्यूज इसकी एनालिटिक बनाती है उसको अलग कर लेते हैं, उसको fz मान लेते हैं, और बाद में हम उसकी जो z नॉट की वैल्यू है वो रख के, उसका रूट को रख के यहाँ पे इसकी वैल्यू कॉचीज इंटीग्रल फॉर्म। ओके, क्लियर। Okay, sir. नेक्स्ट जो है हमारा ये है दिया हुआ है z इक्वल टू z मॉड ऑफ z इक्वल टू 5, तो ये एक सर्कल होगा जिसका रेडियस 0 पे होगा, और जिसका सेंटर 0 पे होगा, और जो रेडियस होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो ये सर्कल बन गया।
अब इसमें दोनों ही पोल्स आएंगे, दोनों के दोनों ही पोल बन जाएंगे, ठीक है, 3 आयोटा भी बन जाएगा और -3 आयोटा भी बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि हम जो है दो कंटूर बनाएंगे, एक तो ये वाला कंटूर बनाएंगे और एक ये वाला कंटूर बनाएंगे जो एनक्लोज करेगा पोल्स को। पोल्स मतलब जहां पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, इसके दो पोल्स हैं, 3 आयोटा और -3 आयोटा, ठीक है। तो इसके दो कंटूर, कंटूर मतलब हमने क्लोज लूप बना दी, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब जब इसको इसके अक्रॉस हम बनाएंगे तो इसमें जो पोल होगा वो π/3 हो जाएगा, जैसे हमने इसमें लिया था, इसकी वैल्यू π/3 आई थी ना पहले में π/3 आई थी, ये π/3 फर्स्ट में, तो इससे π/3 आ जाएगी और दूसरे में इसकी वैल्यू -π/3 आ जाएगी, -π/3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों का सम जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। C1 पहले C1 के इसमें निकालेंगे और फिर C2 के इसमें। C1 ये हो जाएगा, बेसिकली ये हमें C निकालना है, ये हमें C निकालना है। इसमें इसने क्या किया, कंटेन बोथ द सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट मतलब जहां पे पोल्स हैं। So we will construct two circles C1 and C2 with these points as center, and C1 and C2 do not overlap and lie completely inside. अब C1 और C2 completely inside है C के, ठीक है। C तो ये आउटर वाला सर्कल हो गया जो हमें जिसके अंदर निकालना है। Then Fz will be z square plus 9 is analytic in the multiply connected domain between C, C1 and C2. तो ये जो होगा ये मल्टीपली कनेक्टेड डोमेन में, मल्टीपली कनेक्टेड मींस कि ये जो शेडेड जो पार्ट है ये मल्टीपली कनेक्टेड है। मल्टीपली कनेक्टेड मींस कि ये कनेक्टेड तो है बट ब्रेकेज है इनके बीच में, तो ये C1 और C2 इससे एक्सक्लूड हो जाएगा और ये मल्टीपली कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपली कनेक्टेड रीजन्स कौन से होते हैं, सिंपली कनेक्टेड रीजन्स कौन से होते हैं, ठीक है। इसके फर्स्ट चैप्टर में गिवन है, रमन्ना की बुक में गिवन है कि मल्टीपली कनेक्टेड और सिंपली कनेक्टेड। सिंपली कनेक्टेड मींस कि जिसके अंदर ये कंटिन्यूअस है, ये जो है सिंपली कनेक्टेड है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। मल्टीपली कनेक्टेड मींस जो इसके अंदर हमारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं, सिंगुलर पॉइंट को एक्सक्लूड कर दिया तो फिर Fz जो है वो, ये जो Fz है ये हमारा वो बन जाएगा, एनालिटिक बन जाएगा C1 के अंदर। C1 के अंदर ये एनालिटिक है और C2 के अंदर ये एनालिटिक है। इसमें जो है हम एक्सक्लूड करेंगे e रेस्ट का सॉरी 3 आयोटा और इसमें हम करेंगे -3 आयोटा, ठीक है। तो एक से जो हमारी वैल्यू आएगी π/3 आ जाएगी, दूसरे से जो वैल्यू आएगी -π/3 आ जाएगी। हेंस द टोटल वैल्यू विल बी 0 summation of these, okay, summation of these will be 0, ठीक है। ऐसे ही अगर हम किसी डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन का निकाल, डेरिवेटिव मींस ये जो फंक्शन है, जैसे अगर इसमें जो पोल जो है वो सेकंड ऑर्डर का आ रहा है, अभी जो पोल्स हम डिस्कस कर रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर के पोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर सेकंड ऑर्डर का पोल आ रहा है, सेकंड ऑर्डर का पोल मींस कि यहाँ पे z माइनस जेड नॉट का स्क्वायर है। पहले तो हम सिंपली अभी जो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर के पोल के लिए, ये सेकंड ऑर्डर का पोल है। तो सेकंड ऑर्डर के पोल में हम जो है फॉर्म ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एनालिटिक फंक्शन। हम डेरिवेटिव एनालिटिक फंक्शन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला को हम जेड नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब जेड नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला, ये डिनोमिनेटर में वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कि हम जो है कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला को, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला क्या, एफ माइनस जेड नॉट, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी जेड नॉट, ठीक है, डी जेड नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड नॉट, ये देखा ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, फिर z माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर एफ जेड, और फिर इसका डिफरेंशिएशन -1, तो ये आ जाएगा।
सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये जो है इसमें जो है हम क्या मान लेंगे, एफ जेड माइनस जेड नॉट बाई 2 को इसका वो मान लेंगे, ठीक है। ये डेरिवेटिव फॉर्म आ गया, यानी कि कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला इस केस में ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा। तो एफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट का होल स्क्वायर विल बी 2 पाई आयोटा। अब इसमें जो है एफ प्राइम जेड नॉट आ जाएगा। एफ प्राइम जेड नॉट मीन्स कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जेड नॉट। इसको वो भी हम कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर इसका ले लेंगे तो यहाँ पे इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं, n+1 अगर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इनटू डिफरेंशिएशन nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। तो ये जो फॉर्मूला होता है जनरलाइज्ड इंटीग्रल, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला कहते हैं, जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला। दिस इज जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्म। तो आ रहा है क्या इसको जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है। या सिंपल फॉर्म में इसको अगर राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा इसका जनरलाइज्ड कॉचीज इंटीग्रल। इट इज वेरी यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द इंटीग्रेशन वैल्यू ऑफ दैट इज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। जैसे कि अगर हमारा nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें z नॉट पॉइंट पे, ठीक है, so we can find it out by using this Cauchy's generalized formula, n factorial divided by 2 pi iota and integration from this fz z minus z naught n plus 1 z। तो सिंपली डिस्कशन से हम जो Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला है उसको जनरलाइज Cauchy's इंटीग्रल फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। अब जैसे हमें ये निकालना है, कई बार इस तरीके से आ जाता है सम कि निकालिए इंटीग्रेशन ऑफ e रेस्ट पावर 3z dz z minus log of 2 raised to power 4, where c is the square which is defined by these vertices। ये चार vertices दिए हुए और इसकी फिगर बनी ये है vertices, ये चार vertices हो गए इसके और ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। log of 2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, log of 2 is 0.6931 and that is lying within the square, क्योंकि 0.31 यहाँ पर कहीं आएगा, 0.69 0.7 यहाँ कहीं आएगा, 0.7 यहाँ कहीं आएगा। ये वाला पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है वहां पे ये पोल है, पोल ऑफ द ऑर्डर 1, पोल ऑफ द ऑर्डर 4 पोल ऑफ द ऑर्डर 4 है ना, z माइनस z log of z रेस्ट टू पावर 4 लिखा हुआ, ठीक है, रेस्ट टू पावर 4 लिखा हुआ है। तो इसको कॉचीज जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था कि इसका जो डेरिवेटिव है ये था ना कॉचीज जनरलाइज्ड, ये देखिए derivative, nth derivative at z naught will be n factorial 2 pi iota fz minus z naught raised to power 6, ठीक है। बस इस फॉर्मूला में हमें देंगे 2 pi iota 3 factorial आ जाएगा, इसका थर्ड डेरिवेटिव जो यहाँ पे इसका फंक्शन है, बस उसका थर्ड डेरिवेटिव निकालिए और हमें निकालना कहाँ पे z रेस्ट का मतलब e रेस्ट log 2 6 सॉरी 2 रेस्ट 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 log 2 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 3 will be 8, 8 9 will be 72, ओके। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिंपली 72 पाई आयोटा, 72 पाई आयोटा। अब ये जो इंटीग्रल की वैल्यू हमने 72 पाई आयोटा निकाली है, ये अदरवाइज वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेटेड। सो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला को हम उस जगह पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमारा जो है ये निकलना मुश्किल है।
कोई लॉबी में है एडमिट हो? अभिनव, मैं आपको बना देता हूँ। प्रीति को भी शुरू से प्रीति को प्रेजेंटर बना देता हूँ। कोई अगर लॉबी में आएगा तो उनको आप इन कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप खुद से करेंगे तो हो जाएगा। अभी अगर हमारी ऑनलाइन क्लास की जगह वैसे हो रही होती तो हम इसे आप खुद लिख के करेंगे। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो ये खुद से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसे कि इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसमें कौन कौन से पोल है, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 1। z इक्वल टू 1 पे ये थर्ड ऑर्डर का पोल है, थर्ड ऑर्डर का पोल है। और फर्स्ट केस में क्या है, हमारा जो क्लोज सरफेस है वो ये है, z mod of z हो जाएगा विद द ओरिजिन एट 2 पाई आउट आ जाएगा।
Am I audible? Yes, sir. Let me share my screen. Actually कॉलेज में जो है वो ये बहुत अनस्टेबल रहता है, जो इंटरनेट है ना कॉलेज में। आज हमारे यहाँ ऑडिट चल रहा है, ऑडिट। आ रही मेरी स्क्रीन? स्क्रीन आ रही है? सेकंड ईयर? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो बस इस तरीके से हम कर लेंगे। इसमें जो है, हाँ, जैसे हमने पहले किए थे, हमें इसको एनालिटिक बनाना है। अब जेड इस वाले, अगर हम इस हाफ सर्कल की बात करते हैं जिसका रेडियस हाफ है और सेंटर एट 0 है, अगर इस सर्कल की बात करते हैं तो इसमें केवल एक पोल आ रहा है, z इक्वल टू 0 पे। ये देखिए यहाँ पे 0 है और 1 वाला पोल इससे आउटसाइड है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या बन जाएगा, e रेस्ट पावर z। अब z इस वाले पोल को हम हटा देंगे, z को हम हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 1 माइनस z रेस्ट पावर q। तो ये एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा और इसकी वैल्यू हम z इक्वल टू 0 पे निकाल लेंगे। ठीक है, z इक्वल टू 0 पे निकालेंगे तो e रेस्ट पावर ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और 2 पाई आयोटा तो होता ही है, तो 2 पाई आयोटा और इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो यानी कि 2 पाई आयोटा इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आयोटा। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। अब इसी को अगर हम इस सर्कल में निकालें z माइनस 1 इक्वल टू हाफ, तो z माइनस 1 इक्वल टू हाफ ये वाला सर्कल होगा जिसका सेंटर जो होगा वो 1 पे होगा और रेडियस जिसकी हाफ होगी। अब इसमें कौन सा पोल आ रहा है, 1 वाला, क्योंकि इट इज इंक्लूडिंग द पोल ऑफ 1, और इसमें ये वाला पोल नहीं आ रहा, z इक्वल टू 0 वाला पोल नहीं आ रहा। ठीक है, z इक्वल टू 0 वाला पोल नहीं आ रहा है। तो इस वाले केस में उल्टा हो जाएगा। अब हमारा जो एनालिटिक फंक्शन बनेगा वो ये बनेगा एफ जेड। अब हमारा इसमें जो फंक्शन बनेगा उसको हम ई रेस्ट पावर जेड और ई रेस्ट पावर जेड डिवाइडेड बाय जेड, इसको हम एनालिटिक फंक्शन बनेगा। देखिए ये कह रहा है ना, ई रेस्ट पावर जेड एंड इज एनालिटिक इनसाइड C2। इनसाइड C2 जो है वो ये वाला फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन ई रेज़्ड पावर जेड और जेड। अब हम इसमें जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो डेरिवेटिव है, जो ये वाला जो पोल है उसका ऑर्डर 3 है, तो हम जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये ई रेज़्ड पावर जेड हो जाएगा और ये तो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा पूरा। ये एनालिटिक फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, तो इसका डेरिवेटिव जो निकालेंगे तो ये 2 पाई आयोटा, और एक में 2 पाई आयोटा आएगा और एक में पाई ई रेस्ट इसमें इसमें तो इस केस में क्या होगा, ये जो एनालिटिक हो गया और इसमें जब जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे तो n इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है n की वैल्यू 2 आ जाएगी जनरलाइज फॉर्मूला। इधर 3 लिखा हुआ है, थर्ड ऑर्डर का पोल है तो हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फोर्थ ऑर्डर का होता है तो हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसे 2 टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे और z इक्वल टू 1 इसमें वैल्यूज रख देंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई ई रेज़्ड पावर अल्फा। ठीक है, ये तो इस केस में हो जाएगा। अगर ये पोल जो है वो सर्कल 2 का हो जाता है, तो सर्कल 2 में दोनों ही आ रहे हैं पोल्स। ये देखिए इसमें हमारे दोनों पोल्स आ रहे हैं, z इक्वल टू 0 पे भी आ रहा है और z इक्वल टू 1 पे भी आ रहा है। ठीक है, z इक्वल टू 1 पे भी आ रहा है। ओके, तो इस केस में हमारे पास दोनों ही पोल आ रहे हैं, z इक्वल टू 0 वाला भी आ रहा है, z इक्वल टू 1 वाला भी आ रहा है। तो हमने जैसे पहले किया था, इससे एक में हम फर्स्ट वाले को एनालिटिक बना लेंगे और दूसरे में हम सेकंड वाले को एनालिटिक बना लेंगे। तो बस इसमें फर्स्ट केस वाला जो होगा केस, वो
फर्स्ट केस से आ जाएगा जिसकी वैल्यू 2 पाई आयोटा है, और सेकंड केस वाला सेकंड से आ जाएगा जिसकी वैल्यू पाई माइनस पाई ई आयोटा आएगी। ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐड कर दिए, ये हमारी थर्ड केस की वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें यही है, फर्स्ट केस में क्या था, z इक्वल टू 0 वाला पोल इंक्लूडेड था और z इक्वल टू 1 वाला पोल एक्सक्लूडेड था। दूसरे वाले केस में क्या है, z इक्वल टू 1 वाला पोल इंक्लूडेड है और z इक्वल टू 0 वाला पोल एक्सक्लूडेड है। ठीक है, और थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में दोनों ही पोल इंक्लूडेड है, इसलिए हमारे इसकी जो वैल्यू है दोनों की वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। जो फर्स्ट केस की वैल्यू है 2 पाई आयोटा और जो सेकंड केस की वैल्यू है माइनस पाई ई आयोटा, ये सेकंड केस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ईयर यस सर ठीक है। ओके, ये एडमिट नहीं हो पा रहा है। ओके ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज में, सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, इससे पहले ये थोड़ा सा ये करके देखिए, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो इसे ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। इसमें जो पोल है वो सेकंड ऑर्डर का है और वो कहाँ पर है, पाई पे, पाई आयोटा पे। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का पोल है पाई आयोटा पे, तो आपको इसमें जनरलाइज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाला कीजिए, अगर आप थोड़े बहुत करोगे ना खुद से तो जल्दी आएगा, करो ट्राई करो। कर रहा हूँ। ये ले जाओ। हुआ, ट्राई किया। सेकंड ईयर सेकंड ईयर कर रहा है कोई?
चलिए ये हो जाएगा अपने। अब जो है cos z इसमें सेकंड डेरिवेटिव 2 बार इसे डिफरेंशिएट करोगे तो साइन हाइपरबोलिक पाई आ जाएगा। मतलब पाई आयोटा रखोगे ना जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पाई आयोटा रखोगे तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। cos ये जो है z की वैल्यू अगर रखोगे ना पाई आयोटा तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट। ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीजेस जैसे हमने रियल वैल्यूज की सीक्वेंस एंड सीरीजेस पढ़ी थी थर्ड यूनिट में, यहाँ पे हमने उसका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस निकाला था। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स सीरीज की भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी इनफाइनाइट सीरीज हो सकती हैं, जिसको हम कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस एंड सीरीज पावर सीरीज कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो सम होता है वो z1 प्लस z2 अप टू zn एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी इस तरीके से लिखते हैं। इसका पार्शियल सम को हम fn लिखेंगे। ठीक है। सो जैसे हमने कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस वहां पे डिफाइन करी थी वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू अ सम s। ठीक है। इफ लिमिट ऑफ अ सम लिमिट ऑफ द पार्शियल सम इज s, that is if the sequence of a partial sum of the converges, otherwise series is said to be divergent। the power series किसे कहेंगे? power series को कहते हैं a raised an is come constant and z minus z not raised to power n, तो इसको हम power series कहते हैं। ठीक है। रीजन ऑफ कन्वर्जन जैसे हमने रियल उसमें पढ़ा था, रियल सीरीज में सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। ठीक है। थ्री डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट रिगार्डिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जन। इस कॉम्प्लेक्स सीरीज में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? सीरीज कन्वर्जेस ओनली एट द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट, z इक्वल टू z नॉट पे ये कन्वर्जन होगी, या फिर it converges for all values of z, या फिर it series converges for every value inside the circular disk। सर्कुलर कोई डिस्क हम बना ले उसके अंदर कन्वर्ज होंगी एंड डाइवर्जेस एवरीवेयर आउटसाइड द डिस्क, आउटसाइड डिस्क में where r is called region of convergence and circle is called circle of convergence। ठीक है। इस तरीके से तो इसमें केवल तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है पावर सीरीज की कन्वर्जेंस की? एक तो है कि z पे कन्वर्जन करे, पावर सीरीज z पे कन्वर्जन करे, जैसे ये पावर सीरीज है ना, ये पावर सीरीज है। z नॉट पे अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी वैल्यू जीरो ही होगी, क्योंकि z आप z नॉट रखोगे तो इसकी जो कन्वर्जेंट वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। z की वैल्यू z नॉट रखी, सब जगह पे z नॉट रखोगे तो जीरो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? It converges for all values of z for the whole plane, पूरे प्लेन के अंदर कन्वर्जेंट हो, या सीरीज कन्वर्जेंट फॉर अ डिस्क। ये जो है डिस्क हम बना लें r इस रेडियस पे, इससे आउटसाइड या तो कन्वर्जेंट होगी z माइनस जेड नॉट जो है r से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगी, या z माइनस जेड नॉट लेस है मतलब इनसाइड इस रीजन के है तो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। या तो ये हो सकता है। ज्योमेट्रिकल सीरीज किससे कहेंगे? ज्योमेट्रिकल सीरीज वही है ज्योमेट्रिकल सीरीज जो हम रियल साइज में पढ़ते थे, इसमें कॉमन रेशियो जैसे इसका कॉमन रेशियो z है। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली व्हेन mod of z is less than 1 and diverges when mod of z is greater than 1। ठीक है। पावर सीरीज, ये जो पावर सीरीज है इट कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। जब पावर सीरीज जो पूरे वैल्यूज ऑफ z होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इनफिनाइट हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रीजन में वो अगर z प्लेन इसको कह रहे हो x और आयोटा y इसको हम z प्लेन कहते हैं, तो अगर ये सब वैल्यू ऑफ z के लिए कन्वर्जेंट है तो यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विल बी इनफिनाइट। अगर ये कन्वर्जेंट होता है केवल z इक्वल टू 0 के लिए तो देयरफॉर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज 0। ठीक है।
टर्म वाइज इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, अगर हम किसी सीरीज को टर्म वाइज इंटीग्रेट करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो पावर सीरीज रिप्रेजेंट अ एनालिटिक फंक्शन। पावर सीरीज हमेशा एक एनालिटिक फंक्शन होता है क्योंकि ये पॉलिनोमियल होता है एंड पॉलिनोमियल इज ऑलवेज एनालिटिक। Conversely, we can say analytic function can be represented by a power series known as Taylor series. किसी भी एनालिटिक फंक्शन को हम पावर सीरीज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी पावर सीरीज को हम टेलर सीरीज कहते हैं। टेलर सीरीज क्या होती है, इसको हम टेलर सीरीज कहते हैं। When fz is written as n tending to infinity a n z minus z naught raised to power, ठीक, ये हमारा पावर सीरीज हो जाएगी, ठीक। अगर इसमें हम जैसे कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगा देंगे तो इस तरीके से सेकेंड ईयर कोई है क्या? यस सर। हाँ आशीष, तो ये पावर सीरीज है हमारी, इनको लॉरेंट सीरीज है। इसी तरीके से लॉरेंट सीरीज को डिस्कस किया हुआ है। लॉरेंट सीरीज को कहते हैं जहाँ पे कि z माइनस जेड नॉट, ये टेलर सीरीज भी होती है और z नॉट इसके डिनोमिनेटर में होते हैं। तो इसके दो कोफिशिएंट चलते हैं, एक तो an कोफिशिएंट चलता है, एक तो इसका an कोफिशिएंट चलेगा, ठीक है, an कोफिशिएंट और इसका bn कोफिशिएंट, दो कोफिशिएंट होते हैं। तो fz इज एनालिटिक अराउंड, अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में है एनालिटिक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है और उसके बीच वाले रीजन में ये एनालिटिक है। r1 इसका रेडियस है r1 नीचे वाले का और ऊपर वाले का r2, ठीक है। टू कॉन्सेंट्रिक रीजन के बीच में अगर कोई सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं और इसी सीरीज को हम लॉरेंट सीरीज कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमको अगर ऐसा सम है, ठीक है, अभी ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन को हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इसका रिजल्ट है। तो ये जो होता है इसको हम इस तरीके से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही एक लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज में क्या होता है कि स्क्वायर या जिसमें ऊपर भी आ रहा है जेड और नीचे भी आ रहा है जेड, ठीक है, ऊपर भी जेड है और नीचे भी जेड, therefore it is a लॉरेंट सीरीज, ओके। क्योंकि जेड क्यूब आ रहा है ना यहाँ पे, जेड क्यूब है, साइन का जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें तो ऊपर ही आएगा, और जेड क्यूब से जब डिवाइड करेंगे तो शुरू की जो टर्म्स है उसमें जेड स्क्वायर आएगा पहले में और दूसरे में नहीं आएगा, फिर बाकी सब में ऊपर मतलब न्यूमरेटर में जेड आएगा। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये लॉरेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। लॉरेंट सीरीज में हमें ए एन और बी एन दोनों कोफिशिएंट देने होते हैं। तो पहले में जैसे ए टू हो जाएगा 3, हो जाएगा 9/2 एंड सो ऐसे ही बी एन, ये बी, ये ए कोफिशिएंट हो जाएंगे और ये बी कोफिशिएंट हो जाएंगे। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, जो जेड रेज़्ड टू पावर एन की फॉर्म में आएगा उसे ए एन का कोफिशिएंट माना जाएगा और जो डिनोमिनेटर वाले के साथ आएगा उसको बी एन, ओके ओके। इस तरीके से ये सम है, ये कर लेना लॉरेंट सीरीज और, ठीक है। इतना ही दिया हुआ है आपको कोर्स में, लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये आप कर लीजिएगा। लॉरेंट सीरीज में क्या होता है कि कोसेंट्रिक, दो कोसेंट्रिक कर्व के बीच में बनता है, जैसे ये बन रहा है कोसेंट्रिक कर्व्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में, ठीक है, आ रहा है तो वो लॉरेंट सीरीज होगा। और टेलर सीरीज सिंपल सीरीज होती है, ठीक है। एक्सपेंशन जरूर आप इसके याद कर लीजिएगा, जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, जैसे कोसेक है,
कोसेक को हम ये कैसे प्रूव करेंगे, ये वाले साइन, ठीक है। कोसेक z इज 1/z, तो इसकी सिंगुलर ये है। साइन का हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसको यूज करके हम इसे प्रूव करेंगे। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा और फिर इसे हम एक्सपेंड करके ये प्रूव करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें फिर कर दिया, ओके। ओके सर। हाँ, तो ये जो है लॉरेंस सीरीज और टेलर सीरीज आपका लास्ट होता है कोर्स में। इसके साथ जो है मैथ्स का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है आज, ठीक है। अभी कॉलेज में आज ऑडिट है, तो आज जो है क्लास अभी तक ही होगी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अभी आज क्या तारीख है, 20 तारीख है ना। नेक्स्ट वीक से तो आपके प्रैक्टिकल ही शुरू है, 25 तारीख से आपके प्रैक्टिकल शुरू है। मतलब आपके नहीं है, पहले थर्ड ईयर के होंगे फिर सेकेंड ईयर के होंगे। तो बस ये आपकी लास्ट क्लास थी आज की, और लास्ट क्लास में वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स, ठीक है। यस सर। तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, जो बच्चे आए हैं अपनी अपनी अटेंडेंस को कॉल कर लेंगे, सो दैट वी कैन कंप्लीट। कोई डाउट रह गया हो, कुछ रह गया हो, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू दैट। लास्ट 2 जो क्लासेस हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस रही हैं। कौन कौन आया है? अभिनंदन, यस सर, रोल नंबर 1 अभिनंदन। रोल नंबर 1, फिर 2, सॉरी 4 है नहीं, 5 दीपांश यस सर। है, जागृत दिखा था मुझे, निशी भी है, पलक है, पलक नहीं है, पीयूष पाल नहीं है, सरोज, यस सर। सरोज आया था कल, हाँ सरोज हो गया। शौर्य नेगी, शौर्य भी है। यस सर। शुभम वर्मा भी है। यस सर। तरुण है, तरुण नहीं आ रहा है आजकल, क्लास में भी नहीं आ रहा। तुषार नहीं है। आदित्य है, आदित्य कुमार है ना, आदित्य कुमार। गौरव सिंह नहीं है, गौरव सिंह, हेमंत, मुस्कान, रिपु, वर्धन, शिवांगी, अमन, बॉबी, सागर, आरव, मयंक, परवेज, प्रशांत, विशेष, आशीष, यस सर। आदित्य, सृष्टि है, आदित्य राज, यस सर। आदित्य राज है, अभिनव साहू, यस सर। अभिनव। और कोई इसके अलावा और कोई? सर राहुल आपने बोला ही नहीं। रोल नंबर क्या है राहुल? 44। और कोई? प्रीति। 37। प्रीति का क्या रोल नंबर है? सर 32। 32। और कौन था? एक और है? सर प्रशांत। राहुल था। यस सर। राहुल का लग गया। और कौन है? सर आदित्य कुमार सुमन सर 37 रोल नंबर। हाँ लग गया। और बस ठीक है। ठीक है, अपनी फाइल जमा करा दीजिएगा टाइम पे, ठीक है।